मेरा नाम मोहम्मद सलीम है। हमारा खानदानी कामकाज मेहनत मजदूरी करना है। हम मजदूर लोग हैं। बिल्डिंगों की तामीर का काम करना, बिल्डिंगें बनाना हमारा काम है। और हमारे घर की खवातीन यानी हमारे घर की औरतें भी हमारी इस काम में मदद करती हैं और हमारे साथ ही काम पर भी जाती हैं। मगर अब जो नई नस्ल है उन्होंने भेड़ें चराने के साथ साथ अब गाय भैंस भी चराना शुरू कर दी हैं। उन्होंने गाय भैंस भेड़ बकरियों के रेवड़ बना लिए हैं और उन्हें चराया करते हैं। और कुछ लोगों ने तो हदें ही पार कर दी हैं और साथ में चोरी और डकैती का धंधा भी शुरू कर दिया है। बहरहाल खुदा का लाख लाख शुक्र है कि मेरे घर में कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसकी वजह से मुझे शर्मिंदगी महसूस हो या जमाने के सामने हमारा सर शर्म से झुक जाए। ऐसा कोई काम हमारे घर में हरगिज नहीं होता है और ना होगा। मेरे जो वालिद साहब हैं वो सऊदी अरब में बतौर कारीगर चले गए हैं और कुछ महीने के बाद मुझसे बड़े जो दो भाई थे उन्हें भी उसी कंपनी में उन्होंने बुलवा लिया काम के सिलसिले में। लेबर के वीजा पर उन्होंने दोनों भाइयों को भी वहां पर बुलवा लिया और सबसे छोटा होने के नाते अपने घर में मुझे छोड़ दिया गया और मैं घर में रह गया। और अब मवेशियों को संभालना यानी जानवरों को संभालना मेरी जिम्मेदारी थी। सबसे बड़ी जो मेरी बहन थी उसकी तो शादी हो चुकी थी, लेकिन एक और बहन थी जो मुझसे बड़ी थी। मुझसे बड़ी बहन और मैं हमारे जानवरों के रेवड़ को दिन भर चराया करते थे और शाम को घर आते। अम्मी जान घर पर रह जाया करती थी और पूरी घर की जिम्मेदारी अब उनकी थी। वालिद साहब हर महीने पैसा भिजवा दिया करते थे तो वालिदा उन पैसों को बैंक में ही जमा रहने देती और घर का गुजर बसर अच्छे से चलाती। जब भेड़ों बकरियों के बच्चे जरा बड़े हो जाते तो मैं बकरा मंडी जाकर उन्हें बेच आया करता था। और हम लोग जो बकरा बकरी रेवड़ चढ़ाने वाले लोग हैं वो एक जगह टिक कर कभी नहीं बैठते, कभी इस गांव तो कभी उस गांव। हमारे मकान नहीं होते, हम आरजी छप्पर डालकर उसमें ही रहा करते हैं। हम लोगों ने भी देखा है कि भेड़ बकरी वालों के ज्यादा बड़े घर नहीं होते, ना ही वो कहीं एक मुकर्रर घर लेते हैं, बल्कि वो तो तंबू टाइप घर बनाकर कहीं पर भी बसेरा करने लग जाते हैं। माल के लिए बड़े बड़े बाड़े और बकरा बकरी और जानवरों की रखवाली के लिए खूंखार कुत्ते पालना भी हमारी एक रीत थी। हमारे कुत्ते इतने खूंखार और इतने खतरनाक होते हैं कि वो शेरों तक का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मेरी बहन का नाम है नूरी। मेरी बहन नूरी और मैं भेड़ों का रेवड़ लेकर पुराने कब्रिस्तान की तरफ जा रहे थे। मेरी बहन ने मुझे आवाज दी कि भाई बोजू दिखाई नहीं दे रहा। बोजू हमारे कुत्ते का नाम था। बोजू सिर्फ बोल नहीं सकता था मगर वो हमारी हर बात समझकर बाकायदा उस पर अमल कर लेता था। मेरी बहन नूरी ने जैसे ही मुझसे कहा कि बोजू दिख नहीं रहा है तो मैंने सबसे पहले इधर उधर देखा, लेकिन मुझे कहीं पर भी हमारा कुत्ता बोजू नजर नहीं आ रहा था। तो मुझे बहुत ज्यादा परेशानी हुई। मैं टेंशन में आ गया कि जब हम घर से माल लेकर चले थे यानी रेवड़ लेकर चले थे उस वक्त तो हमारा बोजू हमारे साथ ही था, मगर अचानक अब ये बोजू कहाँ गायब हो गया। मैं इन्हीं सोचों में गुम था। कब्रिस्तान के करीब आकर जैसे ही हम कब्रिस्तान के करीब आए तो बोजू मुखालिफ सिमत में यानी उल्टी सिमत से हमारे करीब आता हुआ हमें नजर आने लगा। जैसे ही बोजू को मेरी बहन नूरी ने देखा तो नूरी कहने लगी, भाई अब ये भी आवारागर्दी करने लगा है। मैंने जैसे ही अपनी बहन से ये बात सुनी तो मैं जवाब में हंस दिया। मैंने कहा, नूरी तुम भी सच में कैसी बातें करती हो, वो एक कुत्ता है। उसके बाद बोजू हमारे पास आ गया और हम दोनों बहन भाई माल को यानी कि हमारे रेवड़ को भेड़ बकरियों को चरने के लिए छोड़कर बरगद के एक बड़े से दरख्त के नीचे उसकी छाया में आ बैठे थे। तभी नूरी बोली, वजीर तेरी शादी। मैंने बात काटते हुए बहन का फिक्रा पकड़ लिया। मैंने कहा, मेरी शादी नहीं, हम दोनों की शादी नूरी, हम दोनों की शादी। तभी नूरी बोली, हाँ हाँ वजीर, मैं भी वही कह रही हूँ। अम्मा हाजी इब्राहिम की घरवाली से इन्हीं सब चीजों के बारे में बतिया रही थी, बात कर रही थी। अम्मा को फिक्र तो है ना, नूरी ने मुझे जवाबन फिर बताया। मैंने वहां से उठते हुए मवेशी यानी भेड़ बकरियों की तरफ रुख किया जो आगे की तरफ चले जा रहे थे। वापस मुड़ने के लिए मवेशियों को मैंने आवाज लगाई, जो आवाज हम भेड़ बकरी वाले लगाते हैं। साथ ही साथ मेरी आवाज सुनकर बोजू भी उठकर भागने लगा ताकि वो भेड़ बकरियों को उस जानिब से मोड़ सके, क्योंकि अब भेड़ बकरियां कब्रों के ऊपर इधर उधर मुंह मार रही थी। एक दो मर्तबा तो ये बकरी चराने की वजह से ही कब्रों के मुतवल्ली से, कब्रिस्तान के जो मुतवल्ली से, उनसे हमारा झगड़ा भी हो चुका था 2-3 मर्तबा। भेड़ों को दोबारा कब्रिस्तान के रुख की तरफ से वापस मोड़ के मैं नूरी के पास फिर से आ बैठा। मेरी बहन नूरी हाथ में पकड़ी हुई टहनी से जमीन पर आड़ी तिरछी लकीरें खींच रही थी।
नूरी मुझसे 2 साल बड़ी थी, मगर हम दोनों में बहुत अच्छी बनती थी। हम दोनों में अच्छी खासी पटती थी। जब वो अम्मा के साथ शहर सौदा लेने जाती तो मेरे लिए जो भी कपड़े खरीदती वो मेरी बहन नूरी की ही पसंद के हुआ करते थे, और मैं अपनी बहन की लाई हुई हर चीज को पसंद करता था, चाहे फिर वो मुझे अच्छी लगे या ना लगे। मगर मेरी बहन की लाई हुई चीज मैं उसके सामने तारीफ जरूर करता था। भेड़ें जब चरते हुए बैठने लग जाती तब हमें पता चल जाता था कि अब हमें घंटा भर आराम करना है। अब हमें आराम करने का मौका मिल गया है, क्योंकि भेड़ें एक बार बैठती है तो घंटा भर बाद ही उठती हैं। इधर जब भेड़ें बैठी तो मैंने नूरी बहन से कहा, नूरी बहन साथ लाए हुई रोटी खोल ले। नूरी ने मुझे पानी लाने को कहा, और उसके बाद मैं अपनी बहन का आदेश सुनकर कब्रिस्तान के हेडपंप से, जो कि कब्रिस्तान के मुतवल्ली की हवेली के पास मौजूद था, पानी ले जाने के लिए मैं उस हैंडपंप पे चले जाता हूँ। जब से हम नूरपुर गांव में आकर आबाद हुए थे तब से ही अपना माल ज्यादातर इस पुराने कब्रिस्तान में लाया करते थे हम, जबकि हमारी पक्की के दूसरे लोग अपना अपना माल शहर के दूसरे इलाकों में लेकर जाया करते थे, क्योंकि उनके माल में मवेशी भी ज्यादा थे। मगर हमारे पास तो अपने गुजारे की सिर्फ भेड़ें ही मौजूद थी, या फिर उनके बच्चे जो हम ईद कुर्बान पर फरोख्त करने के लिए शहर ले जाया करते थे। जब मैं हेडपंप से पानी भरकर वापस से नूरी के पास आया तो मैंने उसके पास एक 7-8 साल लड़के को बैठे हुए पाया जो उससे बातें कर रहा था। मैंने इधर उधर देखा। मैंने सोचा कि शायद वो कब्रिस्तान में फातिहा पढ़ने वालों के साथ होगा, मगर उसके साथ वाला तो मुझे दूर दूर तक कोई दिखाई ही नहीं दिया। कब्रिस्तान तो खाली पड़ा हुआ था। मैंने उसके बाद अपनी बहन नूरी की तरफ देखा। मेरी आंखों में इस बच्चे के लिए सवाल था। तभी नूरी ने मेरे चेहरे पर उठने वाले सवाल को देखते ही मुझसे कह दिया, ये अपनी माँ की कब्र पर आया है, ये इस गांव में ही रहता है। फिर उसके बाद हम खाना खाने में लग गए। नूरी ने उस बच्चे को भी रोटी और चटनी जो हम लाए थे वो खाने के लिए दे दी। 1-2 निवाले खाते ही उस बच्चे की तेज मिर्च के वाइज जुबान जलने लगी। उसने मुझसे पानी मांगा। मैंने डोल में से पानी भरकर उसे दे दिया, और उसको पानी देते हुए मैंने उसका नाम पूछा। उसने मुझसे पानी लेते हुए मुझसे कहा, मेरा नाम शहबाज है। फिर मैंने एक और सवाल कर दिया, गांव में किस साइड पर रहते हो? तो कहने लगा कि गांव की मस्जिद वाली गली में मस्जिद के साथ वाला जो मकान है वो हमारा ही मकान है। इतना बताकर वो उठने लगा तो मेरी बहन नूरी ने उसे रोक लिया कि धूप बहुत तेज है, शहबाज तुम बाद में चले जाना, थोड़ी देर रुक जाओ, और हम भी थोड़ी देर में वापसी के लिए उठने ही वाले हैं। नहीं, घर वाले परेशान हो जाएंगे, पहले ही मैं कब का निकला हुआ हूँ। इतना कहते ही वो उठकर कब्रिस्तान से बाहर जाने वाले रास्ते की जानिब चल पड़ा। मैंने अपनी बहन नूरी से पूछा, नूरी इस बच्चे को डर नहीं लगा यूं अकेले कब्रिस्तान में आते हुए? मैंने उस बच्चे को कब्रिस्तान से निकलकर गांव की तरफ जाते हुए देखकर नूरी से पूछा था। नूरी कहने लगी, अभी तो वो बच्चा है वजीर, उसे डर का क्या पता कि डर आखिर किसे कहते हैं। नूरी ने पानी वाले बर्तन और खाने वाले बर्तन मांजते हुए मुझसे कहा, दिन ढलने से पहले हम दोनों बहन भाई माल हाँकते हुए यानी बकरा बकरी को हाँकते हुए अपने बसेरे की तरफ वापस चल पड़े थे। गांव से बाहर शाम अलॉट वाली खाली पड़ी जमीन पर हमारा कबीला कई सालों से रह रहा है, और हम लोग नूरपुर के ही रिहाइश जाने जाते थे। अपने माल को बाड़े में बंद करते हुए मैं भाई खलील की पक्की की तरफ आ गया, और इधर मेरी बहन नूरी खाना वगैरह बनाने के लिए अम्मा का हाथ बटाने लगी। रोज के मामूल की तरह हमारी पक्की की कई सहेलियां खाना वाना बनाने के बाद खाने के बाद थोड़ी देर टहलने और बातचीत करने के लिए निकल जाया करती थी, और सारे मर्द रात को पक्की के सामने इकट्ठे हो जाते, और यूं फिर रात गए तक इधर उधर की बातों का सिलसिला जारी रहता। इस रात में यकदम से लड़कियों की घबराई हुई आवाज सुनकर हम सब मर्द हाजी गफूर की पक्की के आसपास बैठे हुए थे। हम सब उठकर लड़कियों की तरफ भागे। सामने से आती हुई लड़कियों ने नूरी यानी मेरी बहन को अपने बाजुओं में उठाया हुआ था। वो बुरी तरह मचल रही थी। बार बार मेरी बहन नूरी सर घुमाकर अपने गले से बच्चों वाली आवाजें निकाल रही थी। मुझे छोड़ो, मुझे जाना है, मुझे छोड़ो, मुझे जाना है। यही बात वो बार बार दोहरा रही थी। मैंने आगे बढ़कर मेरी बहन नूरी को अपने मजबूत बाजुओं से पकड़ा और अपने घर लाकर अपनी पक्की की चारपाई पर मेरी बहन को लिटाया। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में। दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी की कोई सच्ची कहानी या सच्ची घटना हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि आपकी स्टोरी भी माय स्टोरी बुक चैनल से शेयर हो, तो आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी स्टोरी वहां पर हमें बता सकते हैं।